आपको बताऊंगी कि वस्त्र निर्माण की आवश्यकता किस प्रकार से होती है। वस्त्र निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं कि जो हमारा वस्त्र है वो किन किन विधियों के आधार पर गुजरता है। जैसे सूत से धागा, धागे से वस्त्र, वस्त्र से परिधान, और परिधान के बाद मतलब विभिन्न वस्त्र के बाद विभिन्न परिसज्जाओं के बाद वह परिधान की ओर जाता है या परिधान या आवरण के रूप में हमारे सामने आता है। जैसा कि स्पष्ट है कि वस्त्रों की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। वस्त्र मानव जीवन की मूलभूत इकाइयों में से एक है। वस्त्रों का कार्य क्या होता है? शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, सौंदर्य में निखार लाना, सामाजिक विकास करना, मानसिक विकास बनाए रखना और व्यक्ति की पहचान को बताना। क्या करना? व्यक्ति की पहचान को बताना। और वस्त्र जीवन में विभिन्नता लाकर हमारे व्यक्तित्व को, हमारी बोरियत को दूर करते हैं और हमारे जीवन को आकर्षित या फैशनेबल भी बनाते हैं। वस्त्र व्यक्तित्व को या व्यक्ति का को फैशनेबल या आकर्षित बनाते हैं। किसी भी कलाकृति को सुंदर व महत्वपूर्ण बनाने के लिए मूल तत्वों का आवश्यक होना चाहिए, मूल तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वो मूल तत्व कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो मूल तत्व होते हैं कला के तत्व या मूल तत्व। संतुलन, रेखाएं, रंग, बल, आयाम, बनावट, ये कला के तत्व हैं जो हमारे वस्त्रों को आकर्षित बनाते हैं। कलाकार कला के तत्वों का प्रयोग करके या विभिन्न प्रकार की रचनाएं बनाते हैं और जो सुंदर मन को लुभाती हैं और संतोष प्रदान करने वाली होती हैं। सुंदर व आकर्षक वस्त्रों के पीछे कला के तत्वों का विशेष स्थान होता है। कपड़ों पर रेखाओं, रंग आदि का प्रभाव, सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। रेखा संरचना व कला के तत्वों का मुख्य अंग होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं या प्रमुख तत्व होते हैं। फिर वस्त्र निर्माण की कौन कौन सी विधियां होती हैं बच्चों? वस्त्र निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं, इनको मैं आपको बताने चल रही हूँ कि वस्त्र निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है कि वस्त्र निर्माण में धागे या सूत का बहुत ही महत्व होता है। सूत रेशों से बनाया जाता है। सूत से धागा, धागे से वस्त्र और वस्त्र से परिधान। बटाई के दौरान तंतुओं के समूह को खींचकर ऐंठन देकर पर्याप्त मजबूती वाला बनाए रखने वाला सूत तैयार कर लिया जाता है जो वस्त्र बुनाई के काम आता है। और बटाई जिसे ट्विस्टिंग कहा जाता है, जैसे जैसे बटाई की प्रक्रिया या ट्विस्टिंग प्रक्रिया आगे आगे बढ़ती है, धागा तैयार होता जाता है। इस प्रकार रेशों को खींचना, बांटना, काट कर धागा बनाना, 3 प्रक्रियाएं एक साथ की जाती हैं। मतलब ट्विस्टिंग की प्रक्रिया में रेशों को काटना, ऐंठन देना, खींचना और धागा बनाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसके फलस्वरूप धागा तैयार हो जाता है, जिसे यार्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यार्न कहते हैं। फिर इन्हीं धागों से वस्त्र निर्माण या वस्त्र का निर्माण होता है। इन्हीं धागों से वस्त्र का निर्माण होता है। अब वस्त्र निर्माण जो होती हैं वो 3 प्रकार से की जाती हैं। फेल्टिंग, नीटिंग, ब्रेडलेट्स, बुनाई और बुने हुए वस्त्र। वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से होता है बच्चों? 4 प्रकार से होता है और वो विधियां हैं फेल्टिंग, नीटिंग, ब्रेडलेट्स, बुनाई और बुने हुए वस्त्र। अब बच्चों आप जान लेते हैं कि फेल्टिंग क्या होती है। फेल्टिंग क्या होती है? फेल्टिंग इस विधि में नन्हे रेशों को, छोटे रेशों को ताप से प्रभावित करके दबाव मतलब प्रेशर डालकर जमा दिया जाता है। छोटे छोटे रेशों को ताप से प्रभावित करके प्रेशर डाल के जमा दिया जाता है।
इस विधि से ऊनी वस्त्र तैयार होते हैं, जिसे पट, नमदा, कंबल आदि इस अन्य वर्ग के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और इसका कारण यह है कि ऊनी रेशों में ताप व दबाव से जम जाने का गुण होता है। ये ताप का सुचालक होता है। अब इस कारण इस विधि का सीमित उपयोग होता है, क्योंकि फेल्टिंग की प्रक्रिया मतलब जमने की प्रक्रिया, ताप पर मतलब रेशमी वस्त्रों पर ऊनी वस्त्रों पर ताप डालकर, दबाव डालकर वस्त्रों को जमा दिया जाता है, रेशों को जमा दिया जाता है। फिर है बच्चों नीटिंग की प्रक्रिया। अब ये फेल्टिंग के बाद मतलब जमाने की प्रक्रिया, नीटिंग की प्रक्रिया मतलब गूंथने की प्रक्रिया। इस विधि से बहुत से वस्त्रों का निर्माण होता है। इस विधि में केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। नीटिंग में क्या होता है बच्चों? एक ही धागे का प्रयोग होता है और सबसे पहली जो पंक्ति में पहले फंदे में से अगली पंक्ति से दूसरे फंदे को निकाला जाता है और ये पंक्ति दर पंक्ति वस्त्र को बढ़ाया जाता है। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति से रेशे को निकाला जाता है। जैसे कि ये लाइनिंग जो है आपकी एक पंक्ति हो गई, फिर इसके नीचे से दूसरे रेशे को निकाला गया और एक ही रेशा यूज होता है। नीटिंग में क्या होता है? या एक ही रेशा यूज होता है। फिर है कि फंदे निकालकर फिर नीटिंग से बने वस्त्र विशेष प्रकार के उपयोग के कारण पर्याप्त प्रचलित है। इस वस्त्र से बनी वस्त्र फैलने पर फैल जाती हैं और पूर्व अपनी आकृति धारण कर लेते हैं। छोड़ देने पर वो अपनी आकृति में आ जाते हैं, जिसे स्ट्रेचेबल वस्त्र कहते हैं, स्ट्रेचेबल कपड़े कहते हैं। वो नीटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। शरीर पर पहनने के उपरांत ये शरीर संरचना के अनुसार ये फिट हो जाते हैं। फिर है बच्चों ब्रिड्स और लेस। इसमें क्या होता है? इस विधि में 3 या 3 से अधिक धागों को एक दूसरे पर चोटी के समान गूंथा जाता है। इसमें क्या किया गया? 3 या 3 से अधिक धागों को लिया गया और चोटी नुमा गूंथ दिया गया। कैसे गूंथा गया? चोटी के नुमा गूंथा गया। गूंथने की प्रक्रिया ब्रेसलेट्स कहलाती है। इस विधि से बने हुए वस्त्र, इस विधि से बने हुए वस्त्र बहुत ही आकर्षित लगते हैं, सुंदर लगते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा सजावट के लिए ही किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जहां पर हमें वस्त्र को सजाना है, बल देना है और संतुलन बनाए रखना है, वहां पर मतलब कला के तत्वों का समावेश करना है, वहां पर ब्रेसलेट्स का यूज किया जाता है। फिर है बच्चों बुनाई प्रक्रिया। वस्त्र बनाने में प्रयोग होने वाली विधियों में सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय विधि है बुनाई। 2 या 2 से अधिक जोड़ी धागों की स्थिति में पारंपरिक गुथाव को बुनाई और गुथाव में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। एक लंबाई, दूसरा क्षैतिजी वाला धागा दबाकर बुनाई करके तैयार किया जाता है। वस्त्र बनाने में 2 धागों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वार्प और बीम कहते हैं या ताना या बाना कहते हैं। जो धागा लंबाई में बुना जाता है उसे ताना कहते हैं, जो धागा चौड़ाई में बुना जाता है उसे बाना कहते हैं। बुनाई में सर्वप्रथम ताने के धागों को दोनों ओर बीम पर चढ़ाकर सटा हुआ तान दिया जाता है और ताने के धागे की लंबाई उतनी ही रहती है जितना वस्त्र लंबा हमें चाहिए होता है या बनाना होता है। ताने के धागे छोटी सटल पर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, छोटी सटल पर आकर बीम पर लपेट दिए जाते हैं और ताने के धागे के बीच में चौड़ाई में फंसाकर इन्हें निकाल लिया जाता है। भराई करके वस्त्र निर्माण किया जाता है। फिर है बच्चों बुने हुए वस्त्र या वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में कई प्रकार की बुनाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। बुने हुए वस्त्रों को 2 भागों में बांटा जाता है।
एक है आपकी साधारण बुनाइयां, दूसरा है आपका फैंसी बुनाइयां। तो बुने हुए वस्त्र में क्या है, साधारण बुनाइयां और फैंसी बुनाइयां। अब साधारण बुनाइयों को अगर देखा जाए तो साधारण बुनाई को भी 3 भागों में बांटा गया है। साधारण बुनाई को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे सादी बुनाई, ट्विल बुनाई और साटिन बुनाई कहते हैं। बच्चों, सादी बुनाई, सैटिन बुनाई और ट्विल बुनाई होती है। अब इसमें क्या किया गया बच्चों कि साधारण बुनाइयां 3 प्रकार की, सादी बुनाई, ट्विल बुनाई और साटिन बुनाई। साटिन बुनाई या सादी, पहले सादी बुनाई के बारे में बताती हूँ कि सादी बुनाई क्या होती है। सादी बुनाई का सबसे सीधा साधारण तरीका है, इसे कभी कभी कपास, टफेटा, टेबी बुनाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ताने के सूत समांतर रूप से व्यवस्थित रहते हैं और बाने का प्रत्येक सूत चौड़ाई के ताने के रूप में सूतों के व्यवस्थित कर दिया जाता है और बारी बारी से निकाला जाता है। जैसे कि आपका ये जो बुनाई है आपकी, ये कौन सी है, सादी बुनाई, कपास, टेबी बुनाई भी इसे कहा जाता है। और ताने के धागे को एक बार करके बाने के धागों को व्यवस्थित तरीके से क्रम से निकाला जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और पूरा कपड़ा बुन जाता है। यदि सूत पास पास सटे होते हैं तो सादी बुनाई में धागा अधिक होता है और वस्त्र मजबूत हो जाता है और टिकाऊ होता है, क्योंकि सादी बुनाई जो होती है सबसे सस्ती, कैसी होती है बच्चों, सबसे सस्ती होती है। 2 धागों की जरूरत होती है और साधारण वस्त्रों में या कपास से बने या कॉटन से बने वस्त्रों में इस बुनाई का प्रयोग किया जाता है। सादी बुनाई में विभिन्नता लाने के लिए 2 मोटाइयों का सूत यूज करके भी किया जा सकता है। मतलब ताने और बाने को भी मिलाकर सादी बुनाई भी की जा सकती है। फिर है बच्चों, सादी बुनाई से बुने हुए वस्त्र कैलिको, कैम्बिक, शीट, कैनवास, फलालीन, लिनो, लट्ठा, मलमल, नैनसुख, मोमजाना, आर्गेंडी, वायल और चादरें, टफेटा, लिनन कपड़ा, कंबल का कपड़ा, ट्वीट, सिफॉन, जॉर्जेट आदि होते हैं। सादी बुनाई भी 2 प्रकार की होती है बच्चों। अभी मैंने बताया ना, बुने हुए वस्त्र 2 प्रकार के और बुने हुए वस्त्र साधारण बुनाइयां और फैंसी बुनाइयां। साधारण बुनाई जो होती है उसमें सादी बुनाई और ट्विल बुनाई और साटिन बुनाई। सादी बुनाई भी 2 प्रकार की होती है। सादी बुनाई भी 2 प्रकार की होती है, जिसे रिब बुनाई या बास्केट बुनाई कहते हैं। सादी बुनाई जो है वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है, जिसे रिब और बास्केट कहते हैं। रिब बुनाई भी 5 प्रकार की होती, 6 प्रकार की होती है, सॉरी बच्चों। रिब बुनाई ताने और बाने में उत्तम किस्म के सूतों का उपयोग किया जाता है। इसे निम्न भागों में बांटा जाता है: तानेदार रिब, बानेदार रिब, मैट रिब, चौकड़ी रिब, फैंसी रिब और धागेदार रिब। फिर है बच्चों बास्केट रिब क्या होती है। अब रिब बुनाई जो थी वो सादी बुनाई का पहला प्रकार था। फिर है बास्केट बुनाई जो है वो भी सादी बुनाई का दूसरा प्रकार है। अब दूसरे प्रकार में क्या है बच्चों कि इसमें वस्त्र में संतुलन रहता और ताने और बाने की संख्या के आधार पर इन्हें दो सूती धागों का प्रयोग करके बास्केट बुनाई के रूप में परिलक्षित किया जाता है। बास्केट बुनाई से आकर्षक तथा ढीले हुए वस्त्र बनते हैं, ढीले बुने वस्त्र बनते हैं। इसकी लटकनशीलता बहुत ही अच्छी पाई जाती है। एक बार बच्चों सादी बुनाई की विशेषता भी जान लें। सादी बुनाई उल्टी और सीधी एक समान रहती है।
वस्त्रों पर रंगाई और छपाई जो होती है आसान होती है और बुने हुए वस्त्र जो होते हैं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। फिर है बच्चों कि अभी मैंने बताया आपको ना कि साधारण बुनाइयां दो प्रकार की होती हैं, एक है आपकी फैंसी और दूसरी है सादी। फिर सादी बुनाई भी दो प्रकार की होती हैं, एक है आपकी रिब बुनाई, दूसरी है बास्केट बुनाई। फिर है बच्चों अब दूसरी बुनाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो फैंसी बुनाई और साधारण बुनाइयों में आता है ट्विल बुनाई। यह जो ट्विल बुनाई होती है यह तैरती हुई नजर आती है। कैसी नजर आती है? यह तैरती हुई नजर आती है, लहरदार होती है। कैसी होती है? लहरदार होती है। इन डिजाइनों में लहरें और लहरों पर छोटा बड़ा भी किया जाता है और सूत्रों को या सूतों को विभिन्न रंग में दबाकर भी सजावट उत्पन्न की जा सकती है। ट्विल बुनाई भी विभिन्न प्रकार की होती है क्योंकि यह भी बुनाई आकर्षक और मजबूत दिखाई देती है। नुकीली ट्विल, चौखानी ट्विल, लहरदार चौखानी, ठीक है, नुकीली होगी ये, और आपकी गूंथी हुई ट्विल, गूंथी हुई अभी मैंने ब्रेसलेट्स में बताया। फिर अन्य ट्विल, इसमें क्या होता है कि जो अन्य होती है हेरिंग बोन ट्विल जो होती है, गैबरडीन होती है, जिग जैग। और इससे क्या बनता है? ट्विल बुनाई से कौन कौन से वस्त्र तैयार होते हैं? काश्मीरा, फलालैन, रेशमी वस्त्रों में सज, सुराह, सूती वस्त्रों में डेनिम, गैबरडीन, जीन, लिनन के तौलिए आदि ट्विल बुनाई से तैयार किए जाते हैं। फिर है बच्चों कि साटिन तथा सैटिन बुनाई। अभी साधारण बुनाइयों का चल रहा है तीसरा। अभी तक मैंने सादी बुनाई बताया, सादी बुनाई में बहुत सारे प्रकार थे, वो मैंने बताया। सादी बुनाई दो प्रकार की होती है, एक है आपकी रिब बुनाई, दूसरी है बास्केट बुनाई। फिर मैंने ट्विल बुनाई के बारे में बताया। ट्विल बुनाई क्या होती है? ट्विल बुनाई यह तैरती हुई नजर आती है और इसमें लहरदार डिजाइन बनाई जाती है। फिर है बच्चों साटिन तथा सेटिन बुनाइयां। साटिन बुनाई का मूल ट्विल बुनाई के समान होता है, यह सिर्फ ताने और बाने की बुनाई में अनियमित होती है। साटिन एक बुनाई तथा इस बुनाई से वस्त्र साटिन कहलाता है। साटिन का कपड़ा आप लोग देखा होगा, लहरदार होता है, इसमें भी लहर आती है और ये शाइनिंग वाला ज्यादा होता है क्योंकि ये लहरदार होता है, इसमें शाइनिंग और बुनाई जैसे जो ऊपर के धागे होते हैं तैरते हुए नजर आते हैं। वस्त्र की सतह चिकनी चमकदार एक जैसी दिखाई देती है। दोनों लेयर जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। साटिन में क्या होता है, जैसे कि अभी सादी बुनाई में क्या था बच्चों कि उसमें दोनों तरफ एक समान होता है और इसमें जो छपाई और रंगाई की जाती है उसमें असमानता नहीं होती है। जबकि सैटिन में क्या होता है, एक तरफ हल्का सा खुरदरा हल्का कलर, एक तरफ से डार्क कलर होता है। फिर है बच्चों कि साटिन बुनाइयों को भी या जो बुनाई होती है रेशमी वस्त्रों पर अधिकतर की जाती है, या बुनाई रेशमी वस्त्रों पर की जाती है, नियमित और अनियमित। इसका तात्पर्य क्या होता है, ताने के धागे को नीचे से बाने के धागे से निकाला जाता है और नियमित तरीके से, जैसे कि सादी बुनाई में ताने के धागे को बाने के धागे से निकाला जाता है और नियमित तरीके से, ना कि एक अंक को छोड़ा जाता है। जिसका स्थान जब ताने के धागे के नीचे से वस्त्र जाएगा तो उसका स्थान बदल जाएगा और इसमें अधिकतम 12 तथा न्यूनतम 5 ताने के धागों के नीचे से इसे बाने के धागे को निकाला जाता है। जैसे कि आपका ये वाला देख रहे हैं, इसमें 4 ताने के धागे और 5 बाने के धागे का प्रयोग किया गया है। फिर नियमित में क्या होता है बच्चों, अनियमित में ताने के धागों की जो नियम होते हैं उसमें नहीं होती है, अनियमित होता है। डिजाइन बनाते समय ताने बाने के धागों को गूंथा जाता है और अनियमित रूप से कहीं भी कर दिया जाता है। ताने और बाने के धागों को गूंथा जाता है और कहीं भी कर दिया जाता है। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है साटिन बुनाई का। किसका एग्जाम्पल है? साटिन बुनाई का।
और उसमें क्या किया गया, अब सैटिन बुनाई भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे हक्का बैग बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई। इससे बने हुए जो लंबवत तौलिए होते हैं, ठीक है, और अभी आपने बताया कि हमने बताया कि गैबर्डीन, लिनन आदि तौलिए जो होते हैं ये भी हनीकॉम्ब बुनाई से बनाए जाते हैं। फिर है बच्चों फैंसी बुनाइयां। अभी तक बुने हुए वस्त्रों में हम किसको पढ़ रहे थे बच्चों, साधारण बुनाइयों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में, बुने हुए वस्त्र, चार प्रक्रिया हुई और बुने हुए वस्त्र में साधारण बुनाइयों के बारे में हमने जाना। अब साधारण बुनाइयों के बाद हम फैंसी बुनाइयों के पास आएंगे। फैंसी बुनाइयों के लिए विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक यंत्र कौन होंगे, मतलब करघे के भाग। किसके भाग बच्चों, करघे के भाग, वार्प या बीम या ताना या बाना। वार्प, बीम या ताना या बाना जो होता है ये हमारे क्या कहते हैं, करघे के भाग होते हैं। वार्प ताने के बेलन तथा लंबवत ताने के धागे पे लपेटे जाते हैं और उसके बाद हार्नेस, हार्नेस क्या होता है, क्लॉथ बीम के ऊपर आता है और एक छिद्र से एक धागे से गुजरता है और हार्नेस बुनाई के दौरान ताने के धागे के ऊपर की ओर निकलता है। फिर सटल होता है, जिससे सटल बच्चों वॉर बीम सटल, वॉर बीम, हार्नेस, सटल, कंघी, रीड, कपड़े या बेलन या क्लॉथ बीम भी कहते हैं। तो ये हो गया वो सटल हो गया। फिर ये कंघी रीड के समान, कंघी के समान होता है, जो रीड होता है वो कंघी के समान होता है, एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की ओर गुजरता है। फिर है बच्चों कि अगर कपड़े का बेलन या क्लॉथ बीम भी होता है, यह बीम गतिशील होता है, यह बीम जो होता है यह गतिशील होता है। कैसे होता है, गतिशील होता है, जिसके आधार पर हमारी साधारण और फैंसी बुनाइयों का गठन होता है। फिर इसमें करघे के जो चरण होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग, कपड़ा लपेटना या धागा का लपेटना, वस्त्र की किनारी, सादी किनारी, कती हुई किनारी, टेप किनारी, फ्यूज किनारी और वस्त्र का गुणांक। अब वस्त्रों के गुणांक के बाद, जैसे अभी मैंने आपको सादी बुनाई में रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, साटिन बुनाई के बारे में बताया। फिर है डॉबी बुनाई। फिर क्या है, डॉबी बुनाई जो है, डॉबी बुनाई में या डॉबी बुनाई को फैंसी बुनाई भी कहा जाता है। फैंसी बुनाई के लिए विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसे डॉबी या शेडिंग उपकरण भी कहते हैं। यह हील्ड की संख्या डिजाइन की आवश्यकता अनुसार 6-16 से ज्यादा भी हो सकती है, जिसमें डॉबी का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग में 16 और 29-24 जैक डॉबी का प्रयोग होता है। इससे ट्विल, साटिन और दूसरी बुनाई भी की जा सकती है। अब इसमें क्या किया गया बच्चों, जैसे सादी बुनाई होती है, डॉबी शेडिंग का भी प्रयोग समय समय के आधार पर किया जाता है। अब है डॉबी बुनाई में क्रॉस बॉर्डर डॉबी, क्रॉस बॉर्डर डॉबी, जैकार्ड या जैकार्ड जो बुनाई होती है, यह भी शेडिंग का एक सहायक उपकरण होता है जो लूम पर लगाया जाता है। इसका प्रयोग हम बड़े स्तर पर या बड़े पैमाने पर रिपीट पैटर्न की बुनाई के लिए करते हैं। रिपीट पैटर्न बुनाई के लिए करते हैं। जो डिजाइन डॉबी शेडिंग की सीमा से बाहर जाते हैं उन्हें हम जैकार्ड बुनाई कहते हैं। जैकार्ड में हम पैटर्न के ऊपर डिजाइन का स्वरूप, पैटर्न के ऊपर डिजाइन का स्वरूप आधारित कर लेते हैं और जिससे हमारे जो वस्त्र तैयार होते हैं आकर्षित लगते हैं और स्वरूप उनका रूपांतरित होता रहता है। इनसे बड़े फूल वाली आकृतियां, गोलाकार, वृत्ताकार, मेहराब, घुमावदार पत्तियां, केसोग्राफी, ड्रेस मटेरियल, बेडशीट्स और टेपेस्ट्री, ब्रोकेट, अपहोल्डरीज बनती हैं। अब बच्चों क्रेप बुनाई। क्रेप बुनाई, क्रेप फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है झुर्रीदार क्रेप, वस्त्र की सतह जो हो झुर्रीदार हो। फिर है कॉर्डराई बुनाई, इसमें वस्त्र का आधारित जो धागे, बाने के धागे होती है सूत
सादी बुनाई के धागे के साथ चलते हैं। इसके पश्चात इसके ऊपर पाइल के 2 सूतों को निकालकर ताने के सूतों के साथ गूंथ दिया जाता है, तो उसे कार्डराई बुनाई कहते हैं। फिर है बच्चों बेलवेटिन बुनाई, यह कार्डराई बुनाई के समान ही होती है। फिर है बच्चों पायल बुनाई, सभी वस्त्रों पर उपरोक्त वर्णित बुनाई बाने की सहायता से की जाती है, इसमें वस्त्र पर चिपटे होते हैं। और पायल बुनाई में बुने हुए वस्त्र को एक सूत्र से दूसरे तीसरा सेट निकाला जाता है, जो मैंने अभी सादी बुनाई के आधार पर बताया है। फिर है बच्चों स्लीव वेल बुनाई, यह बुनाई की क्रिया वस्त्र अलंकरण की तकनीक है, जिसमें वस्त्र पर अतिरिक्त बाने के धागे छोटे छोटे नमूने अंकित होते हैं। यह छोटे छोटे नमूने हमें वस्त्र कशीदाकारी का आभास कराते हैं और सटल पर छोटे छोटे स्लीव वेल जो होते हैं वो अपनी भिन्न भिन्न नमूने बना दिए जाते हैं और हम इसे एक या एक से अधिक रंगों का प्रयोग करने में या चौकड़ी बनाने में या चौड़ाई बनाने में प्रयोग करते हैं। फिर है बच्चों लपेट बुनाई, यह बुनाई एक पद्धति जो होती है, ये ताने पर डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र की सतह हमेशा सादी बुनाई जैसी रखी जाती है और इस बुनाई में बने धागे फ्लोट में आते हैं और इसे लैप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैप्स कहा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग पूर्व मध्य देशों में होता है। इससे सॉल बनाए जाते हैं और लैपेट जो होते हैं अतिरिक्त धागे तैयार किए जाते हैं। लिनो बुनाई, यह बुनाई पद्धति हल्की जालीदार वस्त्रों का निर्माण करने के लिए या ब्रेड्स और लेस का निर्माण करने के लिए की जाती है। जैसे कर्टेन है और नेट वाले जो वो होते हैं, क्लॉथ होते हैं, ड्रेस मटेरियल है, ये सारे हमारे ब्रेडलेट्स वाले जो होते हैं निर्माण प्रक्रिया की तीसरी जो वो है उसमें इस बुनाई का प्रयोग किया जाता है। या औद्योगिक इकाइयों के वस्त्रों जैसे छन्नी, स्क्रीन, फिल्टर, क्लॉथ बनाने में यह बुनाई काम में आती है। फिर है बच्चों डबल क्लॉथ बुनाई। डबल क्लॉथ बुनाई में क्या होता है? इस बुनाई की पद्धति में हमें वस्त्र को 2 अलग अलग सतह प्राप्त होती हैं। ताने और बाने के धागों को सेट्स और ऊपर नीचे बने वस्त्र से जोड़ा जाता है और दोनों सतहों के बीच में बाइंडिंग की जाती है ताकि आपस में ये जुड़े रहें और इसका प्रभाव 2 तरफ का होता है। रंगों का प्रभाव जो होता है दोनों लेयर पर मतलब दोनों सतह पर अलग अलग होता है और एक बाने का धागा दोनों सतह को जोड़ता है। वस्त्र की सतह के एक सतह को ताना दूसरे सतह पर बाने के धागे को जोड़ा रहता है या गुथा रहता है। इस पद्धति में वस्त्रों से कंबल, चादरें, फर्निशिंग वस्त्र, पर्दे, अपहोल्डरीज, टेपेड्रीज जो बनते हैं ये आपकी डबल क्लॉथ बुनाई से ही तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों ये था आपका बुनाई, जिसमें साधारण बुनाई और फैंसी बुनाई मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त भी एक धागा होता है या एक बुनाई होती है। अतिरिक्त धागों से बुनाई विधियां, कपड़ों पर रंगों का प्रभाव दर्शाने के लिए बुनाई की प्रक्रिया के पहले धागों का विभिन्न रंगों में प्रयोग किया जाता है। रंगाई की क्रिया के बाद डिजाइन में भरे गए रंगों के अनुसार रंगे हुए ताने या बाने के धागों को जब विभाजित कर लिया जाता है तो इसके लिए ताने के प्रयुक्त रंग का प्रयोग करके रंग को अधिक या कम किया जा सकता है। तो ये रहा बच्चों आपका बुनाई या वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में 4 विधियां, जिसको आपका फेल्डिंग, नीटिंग, ब्रेडलेट्स, बुनाई और बुने हुए वस्त्र कहा जाता है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ते रहें।